चलिए आज हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स कई जगह लागू किए जा चुके हैं। बहुत सारे काम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पर दिए जाते हैं और जो लोग केवल आइटम रेट और परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते रहे हैं उनको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसा हम समझते हैं ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है आइटम रेट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट से जो डिफरेंस मेन है वो इंजीनियरिंग का है। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग से तात्पर्य है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एएनएम सर्विसेज, प्लम्बिंग। इसके अलावा मान लीजिए उसमें सिक्योरिटी, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट सर्विसेज इत्यादि का समावेश है, तो वो चीज़ें भी इंजीनियरिंग में ही आती हैं। लेकिन इसमें के कई एक कुछ जगह एक दो जगह मामूली फेरबदल किए गए हैं और वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है जब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसमें ये सारे प्रोविज़न हैं तो उसको एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और ड्राइंग्स के लिए। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और ड्राइंग्स के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। प्लम्बिंग सर्विसेज के लिए उसको प्लम्बिंग या सिविल इंजीनियर जो भी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ईएनएम सर्विसेज के लिए उसको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि एचवीएसी है तो उसकी भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और यदि डेवलपमेंट सर्विसेज हैं और स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, जैसे हमने सिक्योरिटी, सीसीटीवी इत्यादि की बात की, तो उनके लिए भी सिविल, इलेक्ट्रिकल या स्पेसिफिक सर्विसेज की या स्पेसिफिक एक्सपर्ट की ये आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये सारे काम हैं किसी और से कराने पड़ेंगे। मान लीजिए वो एक कंसल्टेंट रखता है तो कंसल्टेंट को भी सब कंसल्टेंट रखने पड़ेंगे। तो ये सारा कार्य ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के अंदर में आता है। अब कई जगह ईपीसी मोड्स की बात करते हैं तो ईपीसी मोड्स में जो मोड हो सकते हैं वे हो सकते हैं कि एक तो कोई टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सारे के सारे कार्य जैसे हमने अभी बात की है वो सारे इसी में सम्मिलित होंगे। और साथ में इसके अलावा भी टर्नकी और दूसरे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी फ़र्क हो सकता है कि टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट में ना केवल डिज़ाइन बल्कि अप्रूवल्स इत्यादि भी जो है उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इसका मतलब जो एम्प्लॉयर है तो वो सिर्फ जो है पैसे पेमेंट करेगा और वो चाहता है साइट हैंडओवर करने के बाद कि उसे उस कैंपस की चाबी मिल जाए, उस प्रोजेक्ट की चाबी मिल जाए और वो जो है उसमें उसको ऑक्यूपाई कर ले। तो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरे मोड में हो सकता है कि कंसेप्चुअल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स या डिज़ाइन कहें वो एम्प्लॉयर दे दे और उसको फिर डेवलप करके जीएफसी ड्राइंग्स या वर्किंग ड्राइंग्स ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बनवाए। इसका मतलब कंसेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ड्राइंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का या टेंडर का पार्ट होती है। तीसरा हो सकता है कि सभी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो है एम्प्लॉयर दे, लेकिन बाकी चीज़ें जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगी। कुछ जो है जिस किसी के पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या कंसल्टेंट अवेलेबल है, पहले से ही काम चल रहा है, तो हो सकता है वो लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दें या सभी ड्राइंग्स का जो है पार्ट बना दें जो उनके पास ऑलरेडी कोई कंसल्टेंट अपॉइंटेड है। बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करें। इसका मतलब है कि बेसिकली जो है यदि हम कह रहे हैं कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करें तो इसका क्या मतलब है उसको हम देखेंगे तो ये हो सकता है कि जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में एक फ़िक्स्ड कॉस्ट दिया रखा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब एक लमसम कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर को कोट करना है। उसे कोई एनालिसिस या कोई बाइफिकेशन या आइटम वाइज डिटेल्स नहीं। तो आइटम वाइज ब्रेकअप नहीं होगा, अवेलेबल होगा। तो ये सारा कॉन्ट्रैक्टर ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से असेस करना है कि उसको क्या कॉस्ट आएगा और वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और जनरली जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कोई एस्केलेशन नहीं होता है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं। एक फ़िक्स टाइम हो सकता है कि मान लीजिए जो भी टाइम दे रखा है उसके अंदर में काम करना, मान लीजिए 2 साल दे रखा है तो 2 साल के अंदर पूरा काम करना है, तो फिक्स टाइम है। इसका मतलब एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि उसको कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाए। और हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न हो कि कोई वेरिएशन नहीं होंगे, इसका मतलब नो वेरिएशंस।
वेरिएशन का प्रोविज़न ही जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया। और यदि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में हम मोड्स की बात कर रहे थे तो उस केस में जीएफसी ड्राइंग्स जो है टेंडर के साथ अटैच होना चाहिए, जिससे कि जो है उन चीज़ों में फ़िक्स टाइम हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो और जो है कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो। जो ग्राउंड कंडीशंस है उसके भी जनरली एक प्रोविज़न होता है कि ग्राउंड कंडीशंस के साथ में कि वो उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ने वेरीफाई स्वयं करनी है। जो भी यदि जो कुछ डाटा दिए गए हैं एम्प्लॉयर द्वारा तो ये माना जाता है कि वो वेरीफाई भी जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर स्वयं करेगा। अब एक पेमेंट टर्म्स की बात करें तो जैसे अभी हमने कहा है कि जो है लमसम कोट होता है, तो उसमें पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा वो स्टेज पेमेंट के तौर पर होता है। इसका मतलब है कि स्टेज में पेमेंट मिलेगा, लेकिन उसकी स्टेजेस भी जो है एम्प्लॉयर को पहले से प्री डिटरमिनेट करनी पड़ती है किसी किसी स्टेज पर वो पेमेंट दिया जाएगा। फिर यदि जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल ब्लॉक्स हैं तो हो सकता है कि पेमेंट की जो कंडीशंस हैं वो ब्लॉक वाइज हो कि इस ब्लॉक में इतना काम हो जाएगा, पूरे ब्लॉक में भी हो सकती है और लमसम पेमेंट में स्टेज वाइज पेमेंट फॉर ईच ब्लॉक भी हो सकती है। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को असेसमेंट करना पड़ता है कि जो टोटल क्वांटम वर्क का कितना होगा, उसके क्या रेट होंगे, कितना कॉस्ट होगा बिफोर कोटिंग द रेट्स। तो उसको ऑलमोस्ट डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करना पड़ता है और जो कि डिटेल एस्टिमेट जो है क्योंकि उसके पास ड्राइंग से डिटेल्स नहीं अवेलेबल तो ये संभव नहीं होगा, तो नहीं पॉसिबल होने से उसको इन सारी चीज़ों के रेट्स असेस करने पड़ते हैं। तो वो रेट जो है प्रीलिमिनरी कॉस्ट के बेस्ड के ऊपर जो है उसको असेस करने पड़ते हैं। और फिर एम्प्लॉयर जो होता है उसको इंक्लूड करना पड़ता है स्टेजेस जो कि प्रैक्टिकल हों और साथ में जो है वो ये देख ले कि जो है किसी का अंडर पेमेंट नहीं हो जिससे कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में मुश्किल हो और ओवर पेमेंट नहीं हो कि जो बाद में उसको मुश्किल पड़े। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको देखने पड़ते हैं। जैसे हमने कहा था अभी टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, तो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में वो साइट टेक ओवर करता है और हैंड ओवर करता है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। सारे इन्वेस्टिगेशन, सर्वे एट्सेट्रा जो भी है वो सारे जो है कॉन्ट्रैक्टर को करने पड़ते हैं। सारी अप्रूवल्स चाहे एमसी जो कॉरपोरेशन से अप्रूवल लेने हैं या दूसरी लोकल बॉडीज से लेनी है वो जो है कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होती हैं। कंप्लीट इंजीनियरिंग जो है, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो वो जो है होना है वो जो है कॉन्ट्रैक्टर ने करना पड़ता है। और एम्प्लॉयर जो होता है वो ब्रॉड रिक्वायरमेंट अपनी जो होती है वो बताता है कि मुझे वो क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए स्पेस रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है और सर्विसेज है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलता है एज पर एग्रीड टर्म्स और स्टेजेस। फॉर डिले लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न हो सकता है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम तो नहीं है, लेकिन डिले के लिए लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न ज़रूर हो सकता है। और जो इस सब में जो है जो यदि कोई कमी रह जाती है या मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसका असेसमेंट जो होता है हायर होता है, फाइनेंशियल रिस्क हायर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाता है। कंसेप्चुअल ड्राइंग जो हम बात कर रहे थे कि यदि एम्प्लॉयर ने दिए हैं तो उसमें क्या होगा, तो जो ड्राइंग्स होती हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं कॉन्ट्रैक्टर को। वो ग्राउंड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग या वर्किंग ड्राइंग सारी बनानी पड़ती हैं, इसलिए उसको आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। लमसम कोड होता है वो प्रिलिमिनरी कॉस्ट पर अगेन बेस होता है क्योंकि डिटेल ड्राइंग उसके पास अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए ये उसका रिस्क होता है कि उसको आर्किटेक्चरल जो कंसेप्चुअल ड्राइंग है उसके ऊपर जो है अपना एस्टिमेट अपने कोटेशन देना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ये क्योंकि जो है दोनों आर्किटेक्ट हैं तो उनके जो डिटेलिंग के ऊपर भी जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी सर्विस जो इंजीनियर्स होते हैं उनके बीच में भी जो है इंजीनियर भी चाहिए, उनके कोऑर्डिनेशन करना भी जो है कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। जो कॉस्ट असेसमेंट होता है वो जनरली इसीलिए उसको प्लिंथ एरिया बेसिस पे या लमसम बेसिस पे करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी जो है उसको मुश्किल होती है, असेसमेंट जो है रिस्क होता है उसका।
दूसरे और मोड की बात करें तो डिटेल ड्राइंग जो होती हैं वो अवेलेबल हैं, तो कोड थोड़ा जो है एस्टिमेट किया जा सकता है बेटर तरीके से। उसी तरह से लमसम अमाउंट जो है कोड किया जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो सारी ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स या जीएफसी ड्राइंग्स जो हम कहते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए टेंडर के साथ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि जीएफसी ड्राइंग्स अटैच नहीं की गई हो उस केस में, और जो है फिर भी जो है ये ईपीसी मोड में जो है टेंडर मंगाया गया लमसम बेसिस पर, तो अगेन ये जो है फिर मुश्किल हो सकती है। असेसमेंट बड़ा रफ कॉस्ट करना पड़ता है फिर एनालिसिस में। अब एक और प्रोविज़न हो सकता है कि जो ड्राइंग्स जो है प्रिपेयर करना है, डिज़ाइन प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, लेकिन प्रूफ चेकिंग भी करवा सकता है एम्प्लॉयर, जो कि जो है किसी इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरी बॉडी से के द्वारा किया जाएगा। तो प्रूफ चेकिंग कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए यदि कोई डिले होती है उसके पार्ट पे, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे डिले मानी जाती है। ये तो इंजीनियरिंग की बात हो गई, लेकिन अब जो प्रोक्योरमेंट है वो जो मेन मटेरियल्स हैं या उसके प्रोडक्ट हैं वो टेंडर के कई बार ज़्यादातर पार्ट होते हैं, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेना। तो यदि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसका भी देखना पड़ता है कि प्रोविज़न रखा गया है नहीं रखा गया है। तो उसका रिस्क भी जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आता है। बाकी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे लैब साइट पर जो एस्टेब्लिश की जाएगी, टेस्टिंग है, थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोविजंस है, वो भी जो है टेंडर डॉक्यूमेंट के पार्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट। देन वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, ये टेंडर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि नहीं हैं, यदि हैं तब तो कोई बात नहीं, यदि हैं तो फिर उसमें किस बेसिस पर उनके रेट्स ड्राइव किए जाएंगे और कौन सी वेरिएशन कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि जो है जीएफसी ड्राइंग्स या कभी कभी पूरी ड्राइंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो है डेवलप करनी है, तो कौन सा किस चीज़ को वेरिएशन माना जाएगा वो इम्पोर्टेंट होता है। वेरिएशन डेफिनीशन इटसेल्फ जो है वो जरूर इम्पोर्टेंट होती है। फिर कई बार क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क होते हैं, जैसे जो कहा जाता है कि फाइनल परफॉर्मेंस ऐसे होना चाहिए, कंडीशन डाल दी जाती है, उस केस में डिस्प्यूट हो जाता है कि जो है ये तो उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए आपको करना ही करना था, इसलिए वेरिएशन नहीं माना जाएगा, इसके ये भी इंक्लूडेड है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसलिए जो है वेरिएशन की डेफिनेशन और कैसे उसको माना जाएगा, कैसे रेट निकाला जाएंगे, वो टेंडर का पार्ट होना चाहिए। ये जो है एम्प्लॉयर को जो है करना चाहिए, अदरवाइज डिस्प्यूट का एक डिस्प्यूट होने के चांसेस में रहते हैं। मान लीजिए कि जो है यदि प्लेंथ एरिया रेट बढ़ जाता है या कोई रेट या किसी वजह से जो है एम्प्लॉयर्स की तो बढ़ जाता है, तो उसके रेट कैसे निकाले जाएंगे, ये भी जो है डिफाइन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। जो है बहुत आर्किटेक्ट के लिए भी सब कॉन्ट्रैक्टर यदि जो है प्रोविज़न है तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता ही है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कहा है अप्रूवल के लिए, तो जो जैसे शुरू में जो ड्राइंग से अप्रूवल की भी जो है कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओसी लेने की जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने की जो है भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर की एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो। किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेशन मैनेजमेंट भी जो है जो कंप्लीशन के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कर दिया जाता है। यदि है तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो कि जो है एम्प्लॉयर उसको पीजी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के प्रोविजंस जो है उस O&M पीरियड के कंप्लीट होने के बाद रखे जाएँ, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का पैसा काफ़ी दिनों तक फंस जाता है। इसलिए जो है नॉर्मली ये होता है कि ये कहा जाता है कि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए और जो सब सेपरेट एग्रीमेंट या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ड्रा होना चाहिए, जिसमें भी जो है कम अमाउंट जो उसके हिसाब से O&M के अमाउंट के हिसाब से पीजी और एसटी का प्रोविज़न करनी चाहिए। और स्कोप भी बड़ा ज़रूरी है कि उसका डिफाइन होना चाहिए O&M एग्रीमेंट का क्या स्कोप होगा डिस्प्यूट बचाने के लिए। एम्प्लॉयर के लिए भी जो है बड़ी जो है बारीकी से, बड़ी सोच समझ के जो है टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। कोई भी सक्सेस यदि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस होता है तो डिपेंड करता है कि कितनी एडिक्वेसी से टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इसमें
कोई अनएम्बिगुअस कंडीशन नहीं है, ज़बरदस्ती ऐसा तो नहीं कुछ कंडीशन अलग लिख दी गई हैं, कहीं कुछ और अलग लिख दिया गया है। तो टेंडर प्रिपरेशन जो है, टेंडर डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन जो है बड़ी केयरफुली जो है करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये देखा गया है कि जो है दोनों कंडीशन से, मतलब दोनों के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी एक्सपीरियंस जो है, उसकी नॉलेज जो है और ट्रेनिंग ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और के ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो है क्योंकि जो है एक्सपीरियंस एक साथ तो नहीं आता, पहले तो जो है कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। इसलिए उसकी ट्रेनिंग, उसका अवेयरनेस किसी कॉन्ट्रैक्ट की होना कॉन्ट्रैक्टर्स को और डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स को या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आवश्यक है। और यदि कोई एक्सपीरियंस के साथ में कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है ईपीसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि जो है रिस्क इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, और डिस्प्यूट कम से कम होते हैं। और ये यदि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है सक्सेस के लिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए और एम्प्लॉयर के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल टॉक सम, कभी जो फिर आगे बात करेंगे। ब्रीफ में आज हमने बात की है। मैं के एम सोनी, रिटायर्ड एडीजी CPWD।